चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मींस के फाइनल अकाउंट्स। इसमें हम लोग फाइनल एक्सरसाइज के सम्स देख रहे थे ना, कि जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने देखा था। और आज फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देखें, कि जिसमें भी दिया हुआ है कि कोई पुष्पा ट्रेडर्स हैं, उस बिजनेस का हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने हैं। ठीक है ना। आपको ट्रायल बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें फाइनल अकाउंट तैयार करना है। और फाइनल अकाउंट में वैसे ही फाइनल अकाउंट तैयार करना हो तो तीन चीज़ें हम लोग तैयार करते हैं ना। सबसे पहले तैयार करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ श्री पुष्पा, बराबर। उसके बाद दूसरा तैयार होगा, वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री पुष्पा एज ऑन 31/3/15। और तीसरा तैयार करते हैं बैलेंस शीट, बराबर ना। तीसरा बैलेंस शीट तैयार करते हैं। मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करें, वो समझाऊँ, उसके बाद मैं ड्रॉ करूँगा, बराबर ना। तो तीन चीज़ें तैयार करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और उनके बेस पर सबसे पहले एडजस्टमेंट क्लियर कर लें। जो जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है वो सब चीज़ें क्लियर करें। तो देखो, जैसे पहला ही एडजस्टमेंट उसमें दिया हुआ है ना, लिखा हुआ है कि स्टॉक एज ऑन 31/3/15 इज 2,02,000, out of which 2,000 of stock was for advertisement, good stock, and from the remaining stock the market value of 30% stock is 20% more, market value of 30% stock is less by 20%, and whereas remaining stock needs to be repaired at the expense of 5,000। अब देखो, यहाँ पे ये जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है ना, वो है स्टॉक ऑन 31/3/15। 31/3/15 मतलब साल का आखिरी दिन, मार्च एंडिंग ना 31/3, तो आखिरी दिन का स्टॉक है, मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक है, बराबर ना। तो उसका एडजस्टमेंट है, उसकी कैलकुलेशन ही मैं पहले यहाँ पर बता रहा हूँ, कि जो पूरा पहला एडजस्टमेंट इतना बड़ा दिया हुआ है, पहले कैलकुलेशन तो समझे ना, बराबर ना। तो देखो, क्लोजिंग स्टॉक में ऐसा दिया हुआ है कि आखिरी दिन पे पता चला कि हमारे पास 2,02,000 का स्टॉक है, जिसमें से 2,000 का तो एडवर्टाइजमेंट का स्टॉक है। 2,000 का कितना स्टॉक हो गया, वो एडवर्टाइजमेंट का स्टॉक हो गया। मतलब हमारे पास सिर्फ रियल स्टॉक है, वो है 2 लाख का। 2 लाख का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है वो, बराबर। बाकी के 2,000 का तो एडवर्टाइजमेंट का स्टॉक था, वो क्लोजिंग स्टॉक में नहीं लिखा जाएगा, बराबर ना। देखो, ये स्टॉक मतलब वो कहलाता है कि जिसकी हम लोग सेलिंग करते हैं, बराबर, जिसकी हम लोग सेल करते हैं। अगर मेरा कपड़े का बिजनेस है तो आखिरी में जो कपड़ा बच रहा है वो मेरा स्टॉक कहलाया, उसको मैं सेल करूंगा ना, इस साल नहीं तो अगले साल, बराबर। और जो एडवर्टाइजमेंट का स्टॉक है ना, उसे मैं सेल नहीं करने वाला। एडवर्टाइजमेंट स्टॉक वो कहलाता है कि चलो एडवर्टाइजमेंट के लिए मैंने कुछ खर्चा किया था ना, तो आखिरी में कुछ सामान बच गया, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के लिए बैनर वगैरह बनाते हैं, वो आखिरी में कुछ बच गया, कुछ लाइटिंग्स वगैरह थी, वो कुछ कलर वगैरह बच गए, वो स्टॉक ही कहलाया ना, सामान ही कहलाया ना। लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट का सामान है, उसको सेल के लिए थोड़ी यूज करते हैं, तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक में वो नहीं लिखा जाएगा, उसको तो अलग से। 2,02,000 में से 2,000 का एडवर्टाइजमेंट का स्टॉक है, वो अलग, उसकी अलग एंट्री होगी जो बताऊंगा मैं। बाकी हमारे पास 2 लाख का स्टॉक है। अब इस 2 लाख के स्टॉक में आपको कैलकुलेशन कैसे दी गई है, कि इस 2 लाख के स्टॉक में पहले उसके 30%, 2 लाख के 30%, मतलब इसके अगर 30% निकालो ना, तो वो हो जाते हैं 60,000 रुपीज। कितने हो जाते हैं, 60,000। तो सेंटेंस में ऐसे लिखा हुआ है, द मार्केट वैल्यू ऑफ 30% स्टॉक इज 20% मोर, कि इसकी वैल्यू जो 30% स्टॉक है, मतलब कुछ 60,000 का स्टॉक था, उसकी वैल्यू 20% ज्यादा हो गई। मतलब 60,000 के अगर 20% निकालो तो वो हो जाते हैं 12,000। तो 12,000 बढ़ गई उसकी वैल्यू, तो उसकी नई वैल्यू हो गई 72,000। ये न्यू वैल्यू हुई, बराबर ना। साल के एंड में पता चला ये न्यू वैल्यू। फिर दूसरा दिया हुआ है कि दूसरे 30% स्टॉक, तो दूसरे 30% मतलब दूसरा 60,000 का स्टॉक, बराबर ना, दूसरा 60,000 का स्टॉक, उसके लिए लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ 30% स्टॉक इज लेस बाय 20%। जो दूसरा है ना, उसकी वैल्यू 20% कम हो गई।
मतलब कि दूसरे जो 30% 60,000 हुए उसकी वैल्यू 20% मीन्स 12,000 कम हो गई। 60,000 के 20% मतलब कि 12,000 कम हो गई, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 48,000 हो गई। बरोबर, ऐसे हो गया ना। और दिया हुआ है द रिमेनिंग गुड्स, मतलब रिमेनिंग स्टॉक नीड टू बी रिपेयर्ड एट द एक्सपेंस ऑफ 5,000। और बाकी के जो गुड्स है ना उसके ऊपर 5,000 का रिपेयरिंग एक्सपेंस है। जैसे होता है ना, सपोज मेरे कपड़े का भी अगर बिजनेस है तो आखिरी में कुछ कपड़ा फटा हुआ है या कुछ खराब है तो उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, रफू करवाना पड़ेगा। बरोबर, तो उसके 5,000 के खर्चे हैं उसके ऊपर। तो रिमेनिंग रिमेनिंग कितना हुआ? तो बाकी के 40% बचे ना, 30 इसके परसेंटेज 60%, बाकी 40% बचे। तो बाकी 40% मतलब 80,000 का स्टॉक। बाकी 2 लाख के 40% 80,000 ना। उस 80,000 के स्टॉक के ऊपर 5,000 का एक्सपेंस है। 5,000 का उसके ऊपर खर्चा हो गया। खर्चा हो गया मतलब उसकी वैल्यू भी तो कम हुई ना। बरोबर ना, खर्चा करवाना पड़ रहा है तो उसकी वैल्यू कम हो गई। कितनी हो गई उसकी वैल्यू? 75,000 हो गई। बरोबर, तो अब यहाँ समझो, बिजनेस में जो स्टॉक होता है ना हमारे पास, वो स्टॉक खाली एक ही थोड़ी होता है, अलग अलग क्वालिटी के होते हैं ना। अगर जैसे सपोज मेरी कपड़े की दुकान है तो कुछ शर्ट्स होगी, कुछ टी शर्ट्स होगी, कुछ जींस होगी, कुछ और कुछ होगा। बरोबर, तो उनके हिसाब से सबकी कैलकुलेशन समझो अलग अलग दी गई है आपको, कि कुछ स्टॉक था उसकी वैल्यू बढ़ गई। बरोबर, कुछ स्टॉक था उसकी वैल्यू कम हो गई, कुछ स्टॉक था जिसको रिपेयर करवाना पड़ रहा है। तो पॉइंट ऐसा आता है क्लोजिंग स्टॉक में, मैंने पहले के सम्स में भी बताया था, जिसकी वैल्यू कम हो ना वही वैल्यू हमेशा लिखते हैं। वैल्यू कम हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक में लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यू बढ़ गई वो कभी नहीं लिखते। बरोबर ना, क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यू बढ़ रही है वो वैल्यू कभी भी नहीं लिखी जाती। वैल्यू कम हो रही है तो लिखेंगे हम लोग। मतलब ऐसा कि जो पहला स्टॉक था ना, वो स्टॉक 60,000 का था, बढ़ के 72 हो गया, तो वो बढ़ गई उसकी वैल्यू 72 हो गई, नई वैल्यू, वो नहीं लिखेंगे। बढ़ी हुई वैल्यू लिखेंगे नहीं क्लोजिंग स्टॉक में। तो क्लोजिंग स्टॉक में उसकी वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? 60,000 ही लिखी जाएगी, कि उस स्टॉक की वैल्यू 60,000 ही रखेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। ये तो जस्ट कैलकुलेशन मैंने बताई, उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, वो नहीं लिखेंगे। दूसरी जो सिचुएशन थी ना, उसमें 60,000 का सामान था, उसकी वैल्यू कम होके 48 हो गई। कम हो गई तो हाँ, कम हो गई तो लिखेंगे। अगर वैल्यू कम हो रही है तो फिर मेंशन करेंगे हम लोग। तो उसकी वैल्यू कम हो गई ना, तो ये कम वाली वैल्यू लिखेंगे हम लोग, 48,000। कितनी कम हुई तो वो कम होकर इतनी वैल्यू बची, वो लिखेंगे 48। और जो तीसरा है, तीसरी सिचुएशन, उसमें 80,000 का स्टॉक था, उसकी वैल्यू भी कम होकर 75 हो गई, खर्चा करना पड़ा, उसकी वैल्यू कम हो गई। बरोबर, तो उसमें भी कम हुई है वैल्यू तो मेंशन करेंगे, तो लिखेंगे उसमें कि हाँ 75,000 कम होकर आ गई। बरोबर, क्लोजिंग स्टॉक में ये कैलकुलेशन ध्यान रखना, वैल्यू बढ़ रही है तो नहीं लिखेंगे, तो उतनी ही वैल्यू लिखेंगे। लेकिन वैल्यू कम हो रही है तो कम करके लिखेंगे। और अब फाइनल क्लोजिंग स्टॉक गिनना होगा सबका प्लस करके, ये तीनों सिचुएशन का प्लस करके। तो फाइनल क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना मिलेगा? तो अगर फाइनल क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लिखे ना, तो वो मिलेगा मुझे 1,83,000 रुपीज। कितना मिलेगा? 1,83,000। मतलब 2 लाख का स्टॉक था, वो 2 लाख के स्टॉक की वैल्यू अब जाके कितनी बची? 1,83,000। ये कम हुई ना तो मेंशन करेंगे, बढ़ती ना अगर वैल्यू 2 लाख से ज्यादा हो जाता तो नहीं लिखते हम लोग, तो 2 लाख ही लिखते। बरोबर, तो क्लोजिंग स्टॉक वो आप कितना लिखेंगे? 1,83,000 लिखेंगे। ये कैलकुलेशन याद रखना क्लोजिंग स्टॉक की। और ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखा जाता है? तो क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, यहाँ पे लिखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो बैलेंस शीट यहाँ बनानी पड़ेगी ना, ये तो मैंने कैलकुलेशन लिखने के लिए अभी नहीं बनाई थी, अब बनाया ना बैलेंस शीट, तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक इतना लिखना है। ये याद रखना वैल्यू 1,83,000, ये क्लोजिंग स्टॉक। और ये वैल्यू अलग से याद रखना 2,000 का एडवर्टाइजमेंट स्टॉक, उसका भी तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी ना। बरोबर ना, तो 2,000 के एडवर्टाइजमेंट स्टॉक की एंट्री करें,
और दूसरा 1,83,000 के क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करें। ठीक है, तो अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, कैलकुलेशन अच्छी तरह से समझ लो। तो अब यहाँ पर बैलेंस शीट फिर तैयार करते हैं। तो अब वो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करें ना कि 1,83,000 हमने क्लोजिंग स्टॉक काउंट किया, तो एक क्लोजिंग स्टॉक आएगा एसेट्स में, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक क्लोजिंग स्टॉक और अमाउंट में लिखेंगे 1,83,000। और देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, साथ में लिखते जाना, तो लिखते जाओगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। एक क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर बैलेंस शीट के एसेट्स में, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। एक यहाँ पे लिखते हैं ना ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, यहाँ पे लिख देते हैं टू और बाय, वहां पर एक लाइन छोड़कर क्लोजिंग स्टॉक 1,83,000 रुपीज के ये क्लोजिंग स्टॉक, और साथ में हमने लिखा था एडवर्टाइजमेंट स्टॉक 2000 का एडवर्टाइजमेंट स्टॉक है, तो वो भी स्टॉक ही ना, बराबर ना, भले एडवर्टाइजमेंट का है तो स्टॉक है, तो वो भी हमारी एसेट्स ही मानी जाती है। वो एडवर्टाइजमेंट स्टॉक वो क्या माना जाएगा, हमारी एसेट ही मानी जाएगी, बराबर। तो यहाँ पर वो साथ में लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट स्टॉक के एडवर्टाइजमेंट स्टॉक 2,000 रुपीज, बराबर ना, 2000 का एडवर्टाइजमेंट स्टॉक। और उसकी दूसरी एंट्री कहाँ, उसकी भी तो दूसरी एंट्री चाहिए ना, है तो वो भी एडजस्टमेंट में ही है 2000, तो जो भी एडजस्टमेंट में हो तो वो दो दो बार लिखने पड़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा 2 बार, तो एडवर्टाइजमेंट स्टॉक, तो एडवर्टाइजमेंट स्टॉक दूसरी बार ट्रेडिंग में नहीं लिखेंगे, हा? वो वहां पे नहीं, एडवर्टाइजमेंट स्टॉक लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के साथ काउंटिंग करेंगे उसकी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में, जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा जाता है। आपके ऊपर ट्रायल बैलेंस में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया हुआ होगा कि उसमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, हाँ लास्ट सेकंड दिया हुआ है 10,000 रुपीज दिया हुआ है ना, तो उस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में से ये स्टॉक माइनस होगा, ये 2000 माइनस होगा हमारा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि भाई हमने साल में ऐसा गिना था कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 10,000 हुआ, मैंने ऐसे गिना था, लेकिन आखिरी दिन पे पता चला कि उस 10,000 में से 2000 का स्टॉक तो बचा हुआ है, बरोबर ना। मैंने सोचा था कि चलो भाई मैंने बैनर बनवाए, कलर करवाया और कुछ काम करवाया, उसका 10,000 का खर्चा हुआ एडवर्टाइजमेंट स्टॉक, लेकिन लास्ट दिन पे पता चला कि थोड़ा कलर बचा हुआ है, थोड़े बैनर वगैरह पुराने पड़े हुए हैं जो अगले साल काम आ जाएंगे, तो इसका मतलब 10,000 में से उतना खर्चा कम हो गया ना ये 2000 का। तो इसलिए अगर एडवर्टाइजमेंट का स्टॉक बच रहा है ना, ऐसे एडवर्टाइजमेंट, ऐसा स्टेशनरी, प्रिंटिंग या इन चीज़ों का अगर स्टॉक बच जाए ना, तो उसके एक्सपेंस में से माइनस कर देते हैं, बराबर। तो जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है उसमें 10,000 का, उसमें से ये 2000 माइनस करेंगे, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं, बराबर। तो वहाँ पे लिखें प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी ये टू और बाय करके लिखते हैं, एक लाइन छोड़ के लिखें कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वो 10,000 का है, और माइनस लास्ट में उसका स्टॉक बचा वो 2000 का, 2000 का स्टॉक बचा, तो अब वैल्यू कितनी हुई एक्सपेंस की, 8,000 रुपीज़। वो 8,000 बाहर, या तो फिर यहाँ पर लिखें 8,000 यहीं पे ही लिखें, क्योंकि अभी इस पे काउंटिंग और बाकी है, जिसकी काउंटिंग बाकी हो उसको फिलहाल वहीं पे ही लिखते हैं ना, फिर काउंटिंग क्लियर हो जाए तो यहाँ लिखेंगे। कौन सी काउंटिंग बाकी है, तो सेकंड वाला एडजस्टमेंट वो भी इसी का ही है, इसके ऊपर ही काउंटिंग करनी है। देखो सेकंड वाले एडजस्टमेंट में अब क्या दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि गुड्स ऑफ 7,500 गिवन एज एडवर्टाइजमेंट, कि 7,500 का सामान हमने एडवर्टाइजमेंट में दिया, 7,500 का सामान दिया हमने एडवर्टाइजमेंट का, तो उस एडजस्टमेंट की भी दो एंट्री तो हमें चाहिए ना। तो एक एंट्री तो देखो हमने गुड्स दिया है, कैश नहीं दिया है, तो एक गुड्स दिए हैं, तो वो कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। हमने पहले बताया था ना, गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल, सेल के अलावा अगर गुड्स जाते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। तो मतलब जो हमने ये एडवर्टाइजमेंट के लिए दिए हैं गुड्स, वो भी कहाँ लिखे जाएंगे, यहीं पे लिखा जाएगा। तो एक एंट्री तो उसकी यहाँ पे होगी कि यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि गुड्स गोइंग आउट एज एडवर्टाइजमेंट, के एडवर्टाइजमेंट के गुड्स दिए, कितने दिए, तो 7,500, 7,500 के हमने सामान दिए। और दूसरा, इसकी दूसरी एंट्री कहाँ एडजस्टमेंट की, तो देखो 7,500 के सामान दिए हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए,
तो हुआ तो ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा ही ना हमारा, बरोबर ना। एडवर्टाइजमेंट का दिया है सामान तो वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा ही हुआ, तो इसलिए जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था ना उसी में ही वो और प्लस होगा। ये पहला वाला माइनस किया था एडजस्टमेंट, फिर दूसरा वही प्लस होगा कि गुड्स गिवन, जी जी लिख रहा हूँ, मीन्स गुड्स गिवन कि एडवर्टाइजमेंट के सामान दिए, कितना दिया 7500। अब इसकी कैलकुलेशन बाहर लिख देंगे कि अब फाइनली बाहर लिख दें 8 और 7 15,500, वो टोटल हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये दोनों एडजस्टमेंट हो गए ना हमारे एडवर्टाइजमेंट के। उसके बाद थर्ड वाला अब एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि जिसमें लिखा है क्रेडिट सेल 10,000 रॉन्गली रिकॉर्डेड एट क्रेडिट परचेज। अब ये एडजस्टमेंट देखो कि क्रेडिट सेल है 10,000 की, गलती से परचेज में लिख दिया, तो क्या करना होगा कि गलती से जो परचेज में लिख दिया है तो परचेज में से माइनस करना होगा और सेल में प्लस करना होगा, बराबर। तो सबसे पहले तो परचेज में से माइनस करें ना, गलती से परचेज में लिख दिया है तो ऊपर परचेज कितना दिया हुआ है, तो परचेज और सेल ऊपर दिया हुआ है कि 3,24,900 और दूसरा 8,80,000 रुपीज। तो उसमें कौन सा परचेज कौन सा सेल है, तो बताया था ना पहले भी कि जो डेबिट में है वो परचेज, जो क्रेडिट में है वो सेल। तो जो डेबिट में परचेज है ना 3,24,900, उसमें से ये 10,000 माइनस करेंगे कि जो गलती से लिख दिए हैं हमने, ठीक है ना। तो वो परचेज में से माइनस करें, तो परचेज कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। परचेज तो यहीं लिखा जाता है, तो यहीं पे ही लिखें डेबिट में कि परचेज कितना था 3,24,900, 3,24,900, और उसमें से माइनस करेंगे रॉन्गली रिकॉर्डेड, WR रॉन्गली रिकॉर्डेड 10,000 कि गलती से 10,000 इसमें लिख दिए वो माइनस किए, तो 324 में से 10 माइनस करें तो बाकी बचेगा 3,14,900। कितना बचेगा 3,14,900। और अब यहाँ याद रखो कि परचेज पे कोई भी इफेक्ट हो ना तो उसका दूसरा इफेक्ट जाता है क्रेडिटर्स के ऊपर, कि परचेज के ऊपर कोई भी इफेक्ट हो कि परचेज में गलती से लिख दिया, लिखना बाकी रह गया, कम लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया, परचेज के ऊपर कुछ भी इफेक्ट करो ना तो उसकी दूसरी इफेक्ट देनी ही पड़ेगी आपको क्रेडिटर्स के ऊपर। जो क्रेडिटर्स कहाँ पर लिखते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, कैपिटल और लायबिलिटी में, वहाँ क्रेडिटर्स के ऊपर। कि देखो गलती से परचेज में लिख दिया, वो सेल्स में लिखना था, वो सेल में भी प्लस करेंगे वो अलग बात है, लेकिन जो परचेज में माइनस किया तो क्रेडिटर में से भी माइनस करना ही पड़ेगा। तो इसलिए पहले इसकी दूसरी एंट्री करें परचेज की क्रेडिटर में। तो हमारे क्रेडिटर्स इसमें कितने हैं, तो देखो डेप्टर और क्रेडिटर दिए हुए हैं 2,20,000 और 1,65,000 डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स। तो जिनमें डेबिट वाला डेप्टर कहलाया, क्रेडिट वाला क्रेडिटर कहलाया। तो क्रेडिट में है ना 1,65,000, तो उसे हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर। परचेस में से माइनस किया है रॉन्गली रिकॉर्डेड, तो क्रेडिटर में से भी, ध्यान रखना। तो लायबिलिटी में ऊपर कुछ लाइन छोड़ दें जो कैपिटल का लिखना होगा, और उसके बाद फिर लिखें कि क्रेडिटर्स लिखेंगे जो कितना दिया हुआ 1,65,000, कि 1,65,000 और उसमें से माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड 10,000 रुपीज, 10,000 इसमें से भी माइनस करेंगे, तो 165 में से 10,000 माइनस करें तो बचेगा फिर 1,55,000 रुपीज। तो ये परचेज का एडजस्टमेंट हुआ ना, और उसी के ही साथ सेल में भी कि जो गलती से परचेज में लिख दिया था उसे सब सेल में लिखेंगे ना क्लियरली। परचेज में से माइनस किया तो अब सेल में प्लस करेंगे। तो अब हमारी सेल कितनी है उसमें, कि सेल दी गई है 8,80,000, उसमें अब 10,000 प्लस करेंगे ना। और सेल्स कहाँ पर लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखें सेल्स जो 8,80,000 है, और उसमें प्लस करेंगे कि भाई रॉन्गली रिकॉर्डेड, या तो जो रिकॉर्ड करना रह गया था वो, कि ओमिटेड रिकॉर्डिंग जो रह गई थी वो, कि उसमें 10,000, वो 10,000 प्लस करें तो बाहर कितना आ जाएगा 8,90,000 रुपीज, बराबर। तो ये सेल्स में प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और
इसमें भी अगर सेल में प्लस किया है तो उसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ जाती है, डेप्टर्स में। सेल में कुछ भी होता है ना तो उसकी दूसरी इफेक्ट हम लोग कहाँ देते हैं, डेप्टर्स में देते हैं। ये याद रखना, पहले भी आया था। परचेज की इफेक्ट जाती है क्रेडिटर्स में और सेल की इफेक्ट जाती है डेप्टर्स में। वो डेप्टर्स यहाँ पर लिखेंगे। तो आपके डेप्टर्स कितने दिए हुए हैं उसमें, कि डेप्टर्स उसमें दिए हुए हैं 2,20,000 रुपीज दिए हुए ना डेप्टर्स, 2,20,000। हाँ, तो उस 2,20,000 में ये 10,000 प्लस करेंगे। यहाँ पर लिखें एसेट्स में डेप्टर्स यहाँ लिखे जाते हैं कि डेप्टर्स 2,20,000 और उसमें प्लस ये करें कि प्लस रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल या तो ओमिटेड ऑफ रिकॉर्डिंग सेल, कि भाई 10,000 उसमें प्लस, तो कितना आएगा उसमें 2,30,000। जिसे बाहर लिखें भले, या तो फिर पहले यहीं लिखें 2,30,000, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट देना है हमें, बराबर ना। इसके ऊपर इसके बाद वाला एक और एडजस्टमेंट है जो डेप्टर्स के ऊपर देंगे हम लोग। तो पहले ये वाला एडजस्टमेंट समझ में आया ना, सेल और परचेज का, कि सेल की एंट्री गलती से परचेज में लिख दी थी तो परचेज में से माइनस किया तो क्रेडिटर में से भी माइनस किया, और सेल में लिखना था वो सेल में प्लस किया तो डेप्टर में से भी प्लस किया, बरोबर। अब उसके बाद का एडजस्टमेंट है नंबर 4 जो दिया हुआ है, राइट ऑफ 30,000 एज बैड डेब फ्रॉम डेप्टर्स एंड प्रोवाइड 10% बैड डेब रिजर्व। कि अब ये बैड डेब और बैड डेब रिजर्व की एंट्री जो डेप्टर्स के ऊपर काउंट करने हैं, ये एंट्री आगे वाले सम में भी थी जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपको एक पूरा फॉर्मेट बनाना होता है। तो डेप्टर्स में से ये माइनस करेंगे कि डेप्टर्स अब इतने हुए ना 2,30,000, उसमें से लिखेंगे माइनस बैड डेब ए, ब्रैकेट में ए मीन्स एडजस्टमेंट। जो एडजस्टमेंट में बैड डेब दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं 30,000 रुपीज, तो इसमें से माइनस करेंगे ये 30,000 रुपीज। तो 2,30,000 में से 30,000 माइनस करें तो अब कितने बचेंगे, 2 लाख बचेंगे यहाँ पर। और उसमें से जो वैल्यू बची अब उसमें से माइनस करेंगे बैड डेब रिजर्व एडजस्टमेंट का, कि एडजस्टमेंट में जो बैड डेब रिजर्व दिए हुए हैं उसमें कितने दिए हुए हैं 10%, 10% बैड डेब रिजर्व देना है। तो 2 लाख के 10% मतलब 20,000 माइनस करना है हमें। तो उसमें से अगर 20,000 माइनस करें तो बाहर फिर कितना आएगा 1,80,000। और यहाँ जो ये एडजस्टमेंट दिया है इसकी दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी ना, और इसकी दूसरी एंट्री या कहो दूसरा फॉर्मेट, कि डेप्टर्स के साथ ही बैड डेब और बैड डेब रिजर्व का दूसरा फॉर्मेट कहाँ बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। यहाँ पर पूरा फॉर्मेट तैयार होता है कि जहाँ लिखते हैं कि पहले बैड डेब टी, टी मीन्स ट्रायल बैलेंस, आपके ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेब दिया हुआ हो, प्लस बैड डेब ए मीन्स एडजस्टमेंट में जो हो, प्लस बैड डेब रिजर्व ए के बैड डेब रिजर्व एडजस्टमेंट का, और माइनस बैड डेब रिजर्व टी के ट्रायल बैलेंस का बैड डेब रिजर्व। तो ये अगर अमाउंट लिखते जाए ना इस फॉर्मेट में कि बैड डेब टी मतलब ट्रायल बैलेंस में बैड डेब, तो देखो आपके ट्रायल बैलेंस में बैड डेब और बैड डेब रिजर्व दिया हुआ है कि डेबिट में 33,000 और क्रेडिट में 49,500। तो जो डेबिट वाला है वो बैड डेब है और जो क्रेडिट वाला है वो बैड डेब रिजर्व है। तो जो डेबिट में 33,000 है वो बैड डेब ट्रायल बैलेंस का 33,000 प्लस बैड डेब एडजस्टमेंट का, तो एडजस्टमेंट का बैड डेब कितना है 30,000 जो हमने काउंट किया, प्लस बैड डेब रिजर्व एडजस्टमेंट का, तो एडजस्टमेंट का बैड डेब रिजर्व कितना है 20,000, वो 20,000 यहाँ पर आएगा, और माइनस बैड डेब रिजर्व ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में बैड डेब रिजर्व कितना है 49,500, तो वो यहाँ पे लिखेंगे 49,500, और इनका प्लस माइनस बाहर लिखें, इन सब का अगर प्लस माइनस करें ना तो वो आ जाता है 33,500। तो ये बैड डेब और बैड डेब रिजर्व उसका एडजस्टमेंट हुआ ना, एक वहाँ डेप्टर्स में फॉर्मेट बनाते हैं और एक यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अब जैसे ये एडजस्टमेंट हुआ तो उसके बाद वो दिया हुआ है फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट के, कैलकुलेटेड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि कैपिटल और ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट गिनना है। तो कैपिटल और ड्राइंग कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं ना बैलेंस शीट में,
कि ये कैपिटल और लायबिलिटी में जो ऊपर की स्पेस छोड़ी है उसमें कि जिसमें आपके ट्रायल बैलेंस में देखो ऊपर दिया हुआ है ड्राइंग कैपिटल, जो डेबिट में है वो ड्राइंग है कि 26,400 वो ड्राइंग दी गई है, और जो क्रेडिट में है वो कैपिटल है हमारा 3,30,000। तो सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल लिखा जाता है 3,30,000, लेकिन अब 3,30,000 नहीं, उसके ऊपर इंटरेस्ट के साथ हमें गिनना है। तो दिया हुआ है उसमें कि भाई इंटरेस्ट गिनना है कैपिटल पे 10%। तो अगर रफ में मैं बताऊं ना तो 3,30,000 उसके 10% मतलब 33,000 हो जाते हैं। तो 33,000 ऐड करके लिखना है तो कितना हो जाएगा, 3,63,000 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ जो कैपिटल लिखना है ना वो 3,30,000 नहीं, 3,63,000 लिखेंगे। बराबर, आप लोग ब्रैकेट में यहाँ पर प्लस करके लिखना कि भाई 3,30,000 प्लस 33,000 दोनों प्लस कर, मेरी स्पेस नहीं है यहाँ पर तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3,33,063। आप लोग भी भले डायरेक्ट लिख सकते हो कि कैपिटल में इंटरेस्ट प्लस करके लिखना है हमें, नहीं तो चाहिए तो यहाँ शॉर्ट में ऐसे बता देना कि 3,30,000 और प्लस 33,000 शॉर्ट हैंड राइटिंग में बता दो कि हाँ भाई ये इंटरेस्ट के साथ हुआ। और फिर ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट देना है ना, तो जहाँ कैपिटल हो तो बीच में एक लाइन छोड़कर फिर वहां पर लिखा करो कि माइनस ड्राइंग, एक लाइन छोड़ के फिर ड्राइंग। तो जो ड्राइंग दी गई है ना 26,400 उस पर भी अगर मैं गिनूँ ना तो ड्राइंग पे 6% इंटरेस्ट देना है, लिखा हुआ है 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसके 6% अगर गिनो तो वो होते हैं कुछ 1584 ये हो जाएगा उसमें। मतलब कि उनमें अगर फिर प्लस करें ना तो प्लस हो जाएगा फिर 27,984। कितना, 27,984। तो ड्राइंग में यहाँ लिखेंगे 27,984। चाहिए तो ब्रैकेट में आप बता सकते हो कि 26,400 और प्लस 1,584 इनका प्लस किया हमने। बराबर, तो ये कैपिटल और ड्राइंग की एंट्री हो गई ना। और इसकी दूसरी भी तो एंट्री चाहिए ना, सिर्फ इंटरेस्ट की, कैपिटल 2 बार नहीं, इंटरेस्ट 2 बार लिखेंगे। तो इंटरेस्ट दूसरा कहाँ लिखते हैं, तो जो कैपिटल इंटरेस्ट है ना वो कैपिटल इंटरेस्ट बिजनेस का एक्सपेंस होता है, तो इसलिए कैपिटल इंटरेस्ट लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि वो एक्सपेंस है हमारा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में यहाँ पर लिखते हैं कि कैपिटल इंटरेस्ट कितना है, कैपिटल इंटरेस्ट 33,000, तो वो 33,000 यहाँ पे लिखेंगे। और जो ड्राइंग इंटरेस्ट है ना वो बिजनेस की इनकम कहलाती है, तो इसलिए उसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखते हैं, वो इनकम है हमारी। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग इंटरेस्ट, कि ड्राइंग इंटरेस्ट कितना है हमारा 1,584 रुपीज, कि वो ड्राइंग इंटरेस्ट वहां पे आएगा। बराबर, ये भी एडजस्टमेंट हुआ ना। और उसके बाद का एडजस्टमेंट है कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन फिक्स एसेट एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड याद है ना कि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग सेकंड चैप्टर में गिनते थे, डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में। स्ट्रेट लाइन मतलब हर साल एक जितना ही हो जाता है, और स्ट्रेट लाइन मेथड में जब भी डेप्रिसिएशन गिनना हो मतलब कॉस्ट वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन गिनते हैं। तो देखो आपके फिक्स एसेट ऊपर दी हुई है ट्रायल बैलेंस में, फिक्स एसेट कॉस्ट प्राइस दी गई है 6 लाख, बाहर लिखा हुआ है 4,80,000। तो इसलिए जो डेप्रिसिएशन गिनना है ना वो किस पे गिनना है, 6 लाख, 6 लाख के 10%, कि भाई उसमें 60,000 हो जाते हैं, मतलब हर साल 60,000 रुपीज वही डेप्रिसिएशन काउंट होगा ना। स्ट्रेट लाइन मेथड में वैसे ही होता है ना। तो इसलिए फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन अगर गिनना है तो फिक्स एसेट कहाँ लिखते हैं, ये रफ वर्क में हटा दो अगर, तो फिक्स एसेट कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ एसेट साइड पे, तो वहां पे लिखेंगे ये फिक्स एसेट 4,80,000, अमाउंट तो वही लिखेंगे 4,80,000, लेकिन इसमें से जो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ना, माइनस डेप्रिसिएशन, वो 60,000 होगा, 6 लाख के 10%, वो उसका डेप्रिसिएशन होगा। बराबर, अमाउंट 4,80,000 ही लिखनी है, लेकिन डेप्रिसिएशन उस 6 लाख के 10% गिनना था। तो मतलब 60,000 इसमें से माइनस करो तो बाहर बचेगा 4,20,000।
और इस डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री कहाँ, इस एडजस्टमेंट की दूसरी एंट्री, तो वो डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री आती है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, वो लॉस है हमारा, तो वो लिखेंगे यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, कितना, तो 60,000 रुपीज, बराबर। ये भी एडजस्टमेंट की दो एंट्री हो गई ना। तो सब एडजस्टमेंट आपके क्लियर हुए। अब जो ऊपर अमाउंट दी गई है वो अमाउंट्स लिखते जाएं एक एक करके, कि जिसमें देखो ड्राइंग्स एंड कैपिटल वो तो हमने पहले लिख दिया, फिर परचेज सेल्स वो भी लिख दिया, उसके बाद दिया हुआ गुड्स रिटर्न डेबिट और क्रेडिट में, तो ये बाकी है, जो हो गया उसे नहीं लिखेंगे दूसरी बार। अब ये गुड्स रिटर्न लिखें, जो डेबिट में है मतलब वो सेल्स रिटर्न है 88,000, और जो क्रेडिट में है 22,000 मतलब वो परचेज रिटर्न है। तो डेबिट वाला डेबिट में ही लिखें, क्रेडिट वाला क्रेडिट में ही लिखें, बराबर ना। तो वो डेबिट में ही लिखें यहाँ पर सेल्स रिटर्न, के सेल्स रिटर्न 88,000 रुपीज, बराबर। और क्रेडिट में लिखें परचेस रिटर्न, के परचेस रिटर्न 22,000 रुपीज, बराबर। ये गुड्स रिटर्न की एंट्री हो गई। इनकी तो एक एक एंट्री ना, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है तो उसकी दो एंट्री नहीं, इनकी एक एक एंट्री ही करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। अब ये चीजें समझना कि प्रोविडेंट फंड किसे कहते हैं। प्रोविडेंट फंड वो होता है कि जब कोई वर्कर अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है ना, सपोज मेरी कंपनी है, मैं ऑनर हूँ और मेरे यहाँ पर कोई वर्कर काम कर रहा है, तो उसे जो सैलरी देनी होती है ना, समझो उसे हर महीने 10,000 रुपये की सैलरी देनी है, लेकिन उस सैलरी में मैं उसे 10,000 नहीं दे रहा हूँ, हर महीने 9,000 दूंगा, 10,000 नहीं 9,000 दूंगा, 1,000 उसके नाम पर मैं अपने पास साइड में करके रखूंगा, उसके नाम का ही, बराबर। 1,000 उसके नाम का साइड में करके रखा, इसे कहते हैं प्रोविडेंट फंड। फिर वो जब रिटायर होता है ना, वो वर्कर जब रिटायर होगा, भले 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब भी वो रिटायर होगा तब उसे उतने रुपए पूरे साथ में दूंगा, कि हर महीने उसे 10,000 की जगह 9,000 पगार दे रहा हूँ, तो हजार 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 हर महीने अलग हो रहा है, साल के 12,000 रुपये उसके नाम के जमा हो जाएंगे मेरे पास, बरोबर ना। साल के 12,000, 5 साल के हो जाएंगे 60,000 रुपीज, है कि नहीं। साल के या 10 साल के हो जाएंगे 1,20,000 रुपए। तो अगर वो 10 साल बाद रिटायर हो रहा है ना, तो उसे 1,20,000 रुपए विथ इंटरेस्ट उसे साथ में दे दूंगा। सही बात है ना, ये वर्कर के लिए बेनिफिट ना। तो ये कहलाता है प्रोविडेंट फंड। और प्रोविडेंट फंड वो हमारी लायबिलिटी होती है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, लायबिलिटी, क्योंकि वो वर्कर को देना है, वर्कर के पैसे हैं, मेरे पैसे नहीं है, तो वो लायबिलिटी हो गई, बराबर। और साथ में जो है ना कंट्रीब्यूशन ऑन प्रोविडेंट फंड, तो कंट्रीब्यूशन मतलब कि अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन, कि जब वर्कर अगर रिटायर हो रहा है तो उसे 1,20,000 या जितने भी रुपए देने हैं, उसके साथ 10-20,000 मैंने अपने भी दे दिए, कि भाई अच्छा वर्कर था, इतने सालों से काम कर रहा था, तो थोड़ा सा बोनस की तरह मैंने अपने भी पैसे उसमें दे दिए, उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन दिया ना वो मेरा एक्सपेंस कहलाता है। वो क्या कहलाता है, एक्सपेंस, क्योंकि वो अपने पैसे दिए हैं, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं, बराबर। और इनमें अमाउंट वाइज देखो ना, तो जो डेबिट में है वो हमारा कंट्रीब्यूशन है, वो हमारा एक्सपेंस है, और जो क्रेडिट में है वो प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, वो हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड पे ही आती है, तो इसलिए जो 1,10,000 दिया हुआ है क्रेडिट में वो प्रोविडेंट फंड है। जो प्रोविडेंट फंड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, प्रोविडेंट फंड 1,10,000 रुपीज, ये प्रोविडेंट फंड हो गया ना, बरोबर ना। और जो कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड है कितने दिए हुए हैं, 11,000 रुपीज, वो एक्सपेंस है, उसे एक्सपेंस में लिखेंगे कि कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड पीएफ, वो 11,000 रुपीज हमारा कंट्रीब्यूशन, बरोबर। तो ये दोनों एंट्री हो गई ना, समझ आ रहा है ना। उसके बाद जो दिया हुआ है कि प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अब ये समझो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, अब जैसे हम वर्कर के पैसे अलग करके रखते हैं ना, हर महीने 1,000 रुपए अलग करके रखूंगा, तो वो अलग करके अपने जेब में नहीं रखूंगा कि भाई वहां पे रखने से क्या फायदा है। इससे अच्छा ये वर्कर के ही पैसे हैं, वो मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं ना,
कोई दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर दूं, बैंक में डाल दूं, कोई कंपनी के शेयर खरीद लूं, तो उसके भी ज्यादा पैसे मिलेंगे कि नहीं, बरोबर। तो ये जो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है वो वही इन्वेस्टमेंट है कि इन्वेस्टमेंट वो जनरली कहाँ लिखा जाता है, एसेट्स में। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो ना तो उसे एसेट्स में लिखते हैं, और इन्वेस्टमेंट आता है डेबिट साइड पे। तो जो 1,10,000 है वो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, तो उसे मैं यहाँ पे अगर लिख दूं ना एसेट साइड पे कि पीएफ इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1,10,000 रुपीज, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 8,800। जनरली कोई भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर इंटरेस्ट मिलता है ना तो वो हमारी इनकम होती है। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला तो वो इनकम है, लेकिन ये प्रोविडेंट फंड वाली इनकम नहीं है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड पे अगर इंटरेस्ट मिलता है ना तो वो वर्कर को ही देना होता है, बराबर। वो फायदा किसको देंगे, वर्कर को ही देंगे, वो हमें नहीं मिलेगा। सही बात है ना। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, तो वो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिला 8,800, वो लिखा जाएगा लायबिलिटी में। क्योंकि क्योंकि उसे वर्कर को ही देना है, जो भी ब्याज मिलेगा वो वर्कर ही लेके जाएंगे, हमारे लिए नहीं होगा वो। ठीक है, तो ये दोनों जो भी एंट्रीज की हमने उसे अच्छी तरह से समझना। फिर उसके बाद जो दिए हुए हैं वो है डेप्टर एंड क्रेडिटर्स, तो वो एंट्री हमने कर दी थी। फिर है डिस्काउंट, डिस्काउंट में भी दो दिए हुए हैं। जो डेबिट में दिया हुआ ना 50,600, वो डिस्काउंट अलाउड, जो हमने डिस्काउंट दूसरों को दिया। और जो क्रेडिट में है 15,400, वो डिस्काउंट रिसीव्ड, जो हमें मिला। तो जो डिस्काउंट अलाउड है वो तो एक्सपेंस में ही लिखेंगे, डेबिट की चीज डेबिट में ही लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस में, कि डिस्काउंट अलाउड कितना दिया, तो 50,600, 50,600 डिस्काउंट दिया। और डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, 15,400, वो क्रेडिट में लिखेंगे कि डिस्काउंट रिसीव्ड 15,400 रुपीज, बराबर। वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा ना, ठीक है ना। ये डिस्काउंट की एंट्री भी हो गई। उसके बाद बेड डेब और बेड डेब रिजर्व वो लिख दिया हमने। फिर आता है बिल्स, बिल्स दिया हुआ है कि जिसमें डेबिट साइड पे दिया हुआ है 16,500 और क्रेडिट पे 27,500। ये जो बिल्स है ना वो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल है, तो डेबिट वाला बिल रिसीवेबल, क्रेडिट वाला बिल्स पेएबल। और बिल रिसीवेबल कहाँ पे लिखते हैं, एसेट्स में लिखते हैं। तो जो डेबिट में है ना 16,500, वो एसेट्स में आएगा कि बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 16,500 एसेट्स में। और जो क्रेडिट में दिया हुआ ना 27,500, वो क्या कहलाएगा, बिल्स पेएबल कहलाएगा, वो लायबिलिटी में लिखेंगे हम लोग कि बिल्स पेएबल वो 27,500, वो बिल्स पेएबल हो गया। ठीक है, बिल्स की भी एंट्री हो गई। उसके बाद दिया हुआ है गुड्स स्टॉक 1,414, जो दिया हुआ है 88,000। तो ये जो 1,414 दिया हुआ है मतलब साल के शुरुआत का, 1 अप्रैल ना, साल के शुरुआत का स्टॉक, जिसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। ये 88,000 ओपनिंग स्टॉक है। और ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, जो ऊपर जगह छोड़ी है वहां पर लिखा जाता है ये ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऊपर लिखेंगे हम लोग 88,000 रुपीज, कि ये 88,000 ओपनिंग स्टॉक हुआ हमारा, बराबर। फिर ओपनिंग स्टॉक के बाद दिया हुआ है डेमरेज 3,300। अब ये डेमरेज क्या कहलाता है, तो डेमरेज हमारा परचेस एक्सपेंस है। यहाँ परचेस के साथ ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे परचेस एक्सपेंस। जनरली परचेस करते वक्त रास्ते में, ट्रांसपोर्ट में अगर कोई सामान टूट फूट जाए, डैमेज हो जाए, तो उसका जो नुकसान होता है ना उसे डैमरेज कहते हैं, बराबर ना। वो नुकसान, वो डैमरेज कहा जाता है। तो जो 3,300 है वो हमारा परचेस एक्सपेंस कहलाया, उसे यहाँ पे लिखेंगे। बाकी सब एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, लेकिन परचेस एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में ही। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि डैमरेज 3,300, 3,300 का डैमरेज हो गया, बराबर। उसके बाद दिया हुआ है डैमरेज के बाद कि कस्टम ड्यूटी वो दी गई है 21,000 की।
कस्टम ड्यूटी वो भी हमारा परचेज एक्सपेंस है, कि कस्टम ड्यूटी मतलब कि जब हम कोई परचेज करते हैं दूसरे स्टेट से या दूसरी कंट्री से, तो जो टैक्स वगैरह भरना पड़ता है, बीच में नहीं वो टोल नाका आता है उसके ऊपर भरना पड़ता है टैक्स, वो सब कस्टम ड्यूटी 21,000 रुपीज़। तो वो कस्टम ड्यूटी भी परचेज एक्सपेंस में आता है। कस्टम ड्यूटी 21,000 ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखेंगे क्योंकि परचेज एक्सपेंस है। फिर कस्टम ड्यूटी के बाद दिया हुआ ट्रेड एक्सपेंस 1 लाख रुपीज़। तो ट्रेड एक्सपेंस वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस में ही, बराबर ना। ट्रेड एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में मत लिखना, ये ध्यान रखना। ट्रेड एक्सपेंस यही प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखेंगे कि ट्रेड एक्सपेंस 1 लाख, डेबिट साइड पे ये एक्सपेंस। फिर ट्रेड एक्सपेंस के बाद दिया हुआ है वो है कैश बैलेंस 10,000 रुपीज़। तो कैश बैलेंस कहाँ लिखा जाता है? एसेट्स में। कैश वो तो हमारी एसेट ही कहलाती है ना, तो इसलिए एसेट साइड पे लिखते हैं वो कैश बैलेंस 10,000 रुपीज़। फिर कैश बैलेंस के बाद दिया हुआ है बैंक बैलेंस 35,000 रुपीज़। तो बैंक बैलेंस भी कहाँ पे लिखा जाएगा? वो भी यहीं पे ही, एसेट्स में ही। बैंक को ओवरड्राफ्ट होता ना तो लायबिलिटी में लिखते हैं, बैंक बैलेंस भी यहीं पे ही लिखा जाएगा कि बैंक बैलेंस 35,000 रुपीज़, बराबर। बैंक बैलेंस के बाद दिया हुआ है फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट तो हमने लिख दिया था। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 10,000, तो वो भी हमने लिख दिए थे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। फिर है अदर इनकम 19,600, तो ये अदर इनकम हमें लिखने आना, वो कहाँ पे लिखेंगे? इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, तो वो अदर इनकम यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। अदर इनकम 19,600 रुपीज़, बराबर। तो ये हो गई ना सब एडजस्टमेंट, और वो भी सब एंट्रीज हो गई। अब क्या करें? तो अब इनकी क्लोजिंग करें हम लोग, ठीक है। तो क्लोजिंग में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करें ना, कि ट्रेडिंग अकाउंट में चेक करें किस साइड का टोटल ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड पे यहाँ पे लिख दें कि इस साइड का टोटल आ रहा है 11,200 11,02,500 ये इसका टोटल आएगा। मैंने पहले इसका टोटल किया था वो, तो यहाँ पर 11,02,500, तो वही यहाँ पर भी लिख देंगे 11,02,500, और उसमें से ये बाकी की अमाउंट माइनस करेंगे। तो बाकी की अमाउंट माइनस करें ना, तो यहाँ पर बचेगा 5,87,300 रुपीज़। 5,87,300 जिसे क्या लिखा जाएगा? जिसे लिखा जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। पहले इस साइड का टोटल किया, वही टोटल यहाँ पर भी, और इसमें से ये सब अमाउंट माइनस, तो बचा 5,87,300 ग्रोस प्रॉफिट। मतलब कि हमारा जो है वो कच्चा प्रॉफिट कहला है, कि अभी इसे और आगे ट्रांसफर करेंगे ना। इस ग्रोस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पर डेबिट में है तो उस साइड क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, कि क्रेडिट में ये ऊपर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, के ग्रॉस प्रॉफिट 5,87,300, ये हो गया ना। और अब ये प्रॉफिट हो गया, तो अब इस साइड का टोटल करेंगे, कि जहां पर इस साइड का टोटल आ जाएगा वो आएगा 6,23,884। हाँ मैंने टोटल किया हुआ है पहले ही कि 6,23,884, तो यहाँ पर भी उतना ही लिखेंगे 6,23,884, और उसमें से ये सब अमाउंट माइनस करेंगे। तो उनमें से अगर ये सब माइनस करें तो बचेगा यहाँ पर 3,20,284। कितना बचेगा? 3,20,284, इसमें से ये माइनस करके जो कहलाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। ये क्या कहलाएगा? हमारा नेट प्रॉफिट कहलाएगा। इतना प्रॉफिट आया, और इस प्रॉफिट को क्या करेंगे? तो इस प्रॉफिट को ले जाएंगे यहाँ पर बैलेंस शीट में, जो स्पेस छोड़ी है ना कैपिटल के बाद। अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस नेट प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो माइनस करते।
तो नेट प्रॉफिट 3,20,284, तो वो प्लस करेंगे यहाँ पर 3,20,284। और अब इनका प्लस माइनस करेंगे। इनका प्लस माइनस मतलब कि 363 में ये प्लस करेंगे प्रॉफिट और ये ड्राइंग माइनस करेंगे। कैपिटल में प्रॉफिट प्लस और ड्राइंग माइनस, तो इनका प्लस माइनस आ जाएगा बाहर 6,55,300। कितना आ जाएगा 6,55,300। और फिर फाइनली इन दोनों का टोटल, लायबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल, जो दोनों का टोटल कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए वो टोटल, बरोबर। कि जहां पे इस साइड मैंने टोटल किया था वो आया 9,56,600 और इस साइड भी हमने टोटल किया जो आया 9,56,600, बरोबर। तो दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया, मतलब हमारा सम करेक्ट है। सही बात है ना, ये क्लियर हुआ ना। तो आज जैसे हमने ये सम कंप्लीट किया ना, वैसे ही अब इनके आगे के सम्स, दूसरे क्वेश्चंस, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।